ओके, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए, आज का हम लोगों का बेटा टॉपिक है पायलट स्टडी। आप लोगों को उसका नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि व्हाट इज पायलट स्टडी, क्योंकि यदि ये कॉन्सेप्ट कोई अभी क्लियर नहीं होता है तो हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं तो इसके बारे में बच्चे पता है क्या डिस्क्राइब करते हैं। पायलट स्टडी का मतलब जब हम एरोप्लेन चलाते हैं तो जो पायलट होता है वो अपना प्लेन को किस तरह से चलाएगा, कैसे रनवे पे उतारेगा, कैसे उड़ाएगा, उसको हम पायलट स्टडी कहते हैं। तो मुझे लगा कि चलो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज पायलट स्टडी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके भी और मैंने बेटा कल आपको कई सारी चीज़ें सेंड की थी, कुछ मैंने क्वेश्चंस कंपाइल करके भेजे थे, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, और उसके अलावा मैंने आपको कंटेंट भी भेजा था और जर्नल की भी रिप्रिंट भेजा था। तो आप लोग सब उसको पढ़िएगा और जो जो हम डिस्कस करते जा रहे हैं उसी को एक क्वेश्चन फॉर्म में आप कॉपी में लिखते जाइए, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपके पास एक अच्छा कंटेंट तैयार होता जाएगा। ओके, नाउ वी स्टार्ट व्हाट इज पायलट स्टडी। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्व अध्ययन करना। देखो, जब हम कोई भी रिसर्चर या अनुसंधान करता जब कोई भी स्टडी करता है, रिसर्च करता है, तो वो एक बड़े पैमाने पर होती है रिसर्च। उसमें सैंपल साइज भी ज़्यादा होता है और उसमें टाइम भी बहुत लगता है, उसमें उसकी कॉस्टिंग भी बहुत आती है, तो एक बड़े पैमाने पर होती है। तो उसमें हमेशा आपको एक डर रहता है कि कहीं हमारी रिसर्च ठीक प्रकार से हम कंडक्ट होगी कि नहीं होगी, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं अच्छे से हम उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली आप ऐसा सोच लीजिए कि आपको कोई भी आपको बहुत पार्टी वेयर ड्रेस है और आपको उसको स्टिच करना है, तो आप और वो काफ़ी कॉस्टली है, कपड़ा उसका बहुत कॉस्टली है, तो आपको स्टिच करने से पहले आपको लगेगा कि कहीं ये खराब ना हो जाए। यदि मैं इसकी कटिंग करूंगी तो कहीं इसकी कटिंग खराब ना हो जाए, तो हम क्या करते हैं, पहले कोई भी रफ कपड़े पर उसकी जैसी हम बना करके देख लेते हैं, जिससे कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि हमारी ड्रेस कैसे अच्छी बन सकती है, उसमें क्या स्टिचिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यानी कि पूर्व अध्ययन करना, जो हमको एक्चुअल में करना है उससे पहले हम यदि कोई भी काम की एक छोटे रूप में स्मॉल स्केल स्टडी, इसको हम कह सकते हैं, एक छोटे रूप में लघु पैमाने पर हम कर लेते हैं, उसी को हम कह देते हैं पायलट स्टडी। समझ में आया कॉन्सेप्ट? कि उससे क्या होता है कि हम अपने लक्ष्य तक बेझिझक होकर पहुंच सकते हैं, हमको प्रॉब्लम्स कम आएंगी वहां तक पहुंचने में, और जो भी संभावित प्रॉब्लम्स आएंगी हम पहले से उनको एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो पायलट स्टडी को हम डिफाइन कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है कि पूर्व अध्ययन शब्द पूर्ण पैमाने वाले अध्ययन का छोटा रूप है, यानी कि पूर्व अध्ययन जो हमारा पूर्व अध्ययन जो शब्द है वो पूर्ण पैमाने वाले अध्ययन का एक छोटा रूप है। मतलब पूर्व अध्ययन शब्द पूर्ण पैमाने वाले अध्ययन का एक छोटा रूप है, और जिसे हम संभावित अध्ययन भी कह सकते हैं।
संभावित अध्ययन भी कह सकते हैं। इसको हम स्मॉल स्केल या इसको हम एक ट्रायल स्टडी या एक रिहर्सल, पूर्व अनुमानित स्टडी, कई नामों से इसको हम जानते हैं पायलट स्टडी को। मतलब कोई भी हम जब रिसर्च करते हैं उससे पहले हमको पायलट स्टडी अवश्य करनी चाहिए। इससे हमारी रिसर्च की सिग्निफिकेंस और बढ़ जाती है और हमारे रिजल्ट्स भी ज़्यादा अच्छे आते हैं। और जो भी हमारे रिसर्च के टूल्स होते हैं, रिसर्च के टूल्स मतलब जिनसे हम अपना अध्ययन करते हैं, जैसे कि क्वेश्चनेयर है, प्रश्नावली जिसको कहते हैं, क्वेश्चनेयर है, या आपका इंटरव्यू मेथड है, या आपका शेड्यूल मेथड है। तो कोई भी हमारा टूल्स हैं डेटा कलेक्शंस के, तो जिनको हम कंसेप्ट करते हैं, बनाते हैं, तो उनको भी बनाने के बाद उनकी भी हम एक प्रकार से उनकी क्या कर लेते हैं, प्री टेस्ट कर लेते हैं। प्री टेस्ट और पायलट टेस्ट एक ही बात है। प्री टेस्ट कर लेते हैं उनका, जिससे कि जो हम आंकड़े उनका प्रयोग करके हम कलेक्ट करने वाले हैं, उन आंकड़ों की देखो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी हम टेस्ट कर लेते हैं पहले से ही। रिलायबिलिटी वैलिडिटी का मतलब विश्वसनीयता और वैधता। मतलब हमने कोई क्वेश्चनेयर बनाया, हमको उस क्वेश्चन के माध्यम से ये कलेक्ट करना है कि सपोज किशोरियों में तनाव के कारण के ऊपर हमने क्वेश्चनेयर बनाया, तो उसमें जो क्वेश्चंस है वो उससे रिलेटेड होने चाहिए, जिससे कि हम तनाव के बारे में ज्ञात कर सके। लेकिन वो क्वेश्चन हमने ऐसे बनाए हैं वो हमको तनाव के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, बल्कि इररिलेवेंट, मतलब कोई और ही बातें मतलब हमको बता रहे हैं या उनकी और समस्या बता रहे हैं, लेकिन तनाव के बारे में हमको इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं। यानी कि वैलिड नहीं है, वो रिलायबल नहीं है क्वेश्चंस। क्योंकि यदि घड़ी दिखाने का काम ना करके अपनी खूबसूरती दिखाएगी, तो यानी कि वो चीज रिलायबल या वैलिड नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। तो जो जिसका काम है उसको वही काम यदि करेगा तब वो रिलायबल होगा, वैलिड होगा, वैध होगा। और रिलायबल कब होगा? यदि हमेशा वो काम अपना हमेशा करे, यानी कि एक दिन तो उसने सही काम करा, अगले दिन गड़बड़ कर दिया, यानी कि वो विश्वास करने योग्य नहीं है। समझ में आया रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों शब्द का अर्थ मतलब? तो यानी कि हम जितने भी टूल्स हैं रिसर्च के टूल्स हैं, उनकी भी हम प्री टेस्ट करके रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक करते हैं। इसमें भी पायलट स्टडी करी जाती है, क्योंकि यदि हमारा टूल कोई भी कार्य करने का सही होगा, टूल सही होगा, तो क्या होगा, हमारा मेन काम भी सही होगा। देखो बेटा, पहले हम लोग जब एग्जाम देते थे, हमको याद आ रहा है इसी बात पर, तो बहुत सारे पेन वगैरह खरीद कर लाते थे। पहले तो ये बॉल पेन वगैरह नहीं चलते थे, इंक पेन चलते थे, और जो निब्स होती थी वो बड़ी हार्ड मतलब रफ एंड टफ होती थी, तो उनको लिख करके स्मूथ बनाया जाता था, जिससे कि अच्छा फ्लो आए राइटिंग का, और हम जल्दी जल्दी अपना राइटिंग का कार्य पूरा कर सके। तो उसके लिए हम क्या करते थे, पहले निब को हम मतलब पहले से ही एग्जाम के 1 महीने पहले से ही लिख करके उसको हम स्मूथ बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देते थे, यानी कि प्री टेस्ट करते थे, जिससे कि हमारी राइटिंग का फ्लो अच्छा आए और हम क्वेश्चन का आंसर अपने बढ़िया से दे पाए, हमको कहीं भी बैरियर हमारा लिखावट में रुकावट ना आए, राइटिंग अच्छी आए। तो वो भी एक प्रकार की क्या थी, पायलट स्टडी थी। पायलट हम प्री टेस्ट हमने करके देख लिया। जैसे कि आपको मैंने कई बार कहा है कि आप एग्जाम आपको देना है एक्चुअल एग्जाम, तो उससे पहले आप घर में भी एग्जाम का एक प्री टेस्ट कर लीजिए 3 घंटे का, और पहले के क्वेश्चन पेपर लेकर के
तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्पीड क्या है, आपकी राइटिंग स्किल्स क्या है, आपकी हैंड राइटिंग किस प्रकार की रही, कहाँ प्रॉब्लम्स आई। तो उससे आपको एक अनुमान लग जाता है ना बेटा, एक अनुमान लग जाता है और आप अपने काम को ज्यादा अच्छी प्रकार से कर सकते हो। मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आती हैं। तो जब हम फाइनल करेंगे तो उन चीजों को कंसिडर करते हुए उस पर ध्यान देंगे। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, हम इसको करने का उद्देश्य क्या है, हम क्यों करते हैं। वाई वी कंडक्ट पायलट स्टडी, पूर्व अध्ययन या प्री टेस्ट या स्मॉल स्केल इन्वेस्टिगेशन करने का क्या पर्पस है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों हमको करना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं, इसके करने से क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले तो हमको एक क्या लग जाता है, एडवांटेजेस, लाभ। एक क्या लग जाता है बेटा, एक आइडिया लग जाता है, हमको एक आइडिया लग जाता है कि हम जो रिसर्च कंडक्ट करेंगे वो रिसर्च कैसी है, हमारा टॉपिक कैसा है, आइडिया अबाउट आवर प्रॉब्लम, आवर मेथड, मतलब सारी चीजों का हमको एक आइडिया लग जाता है, जिससे कि हमको ये पता लग जाता है कि यदि हम ये काम सही नहीं करेंगे तो हमारी रिसर्च ठीक नहीं होगी, हम फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन देखो बेटा, आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर इसी समय की बात है या उससे पहले की, एक बार एक स्टडी हुई थी इसरो में, तो उसमें चंद्रयान पे एक मिसाइल भेजी गई थी, एक कोई वहां पर, तो वो फिर फेल हो गया था और फिर वो नीचे गिर गया था, कितना उसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हुए थे, यानी कि वो मिशन सक्सेस नहीं हुआ था, अगेन ट्रायल। अब ऐसी चीजों को तो हम पायलट स्टडी नहीं कर सकते, अब बार बार वहां पर कोई भेजना कोई संभव नहीं है स्मॉल स्केल, तो उनको तो हमको एक्चुअली ही करना पड़ेगा। लेकिन हम जो रिसर्च करते हैं आमतौर पर, हमारी जो डिस्क्रिप्टिव टाइप की रिसर्च है, हिस्टोरिकल रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, उसमें हम ट्रायल रिसर्च कर सकते हैं। तो हमको एक आइडिया लग जाता है, इसका एडवांटेज है। और अपनी हम अपना रिसर्च का जो डिजाइन है, रिसर्च डिजाइन है, इन सबका आइडिया लग जाता है, इनको हम चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कहाँ इसमें त्रुटि है, कहाँ प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे रिवाइज करें, इसमें क्या संशोधन करें जिससे कि इसकी एक्यूरेसी बरकरार रहे। एक्यूरेसी, स्पष्टता, मतलब हमको अपनी रिसर्च एकदम जस्टिफाइड तरीके से करनी है, तो उसकी एक्यूरेसी अच्छी रहे, चेक करते रहते हैं। तो ये पायलट स्टडी के क्या है, एडवांटेज है। इसके अलावा क्या लगता है कि हम टाइम एंड कॉस्ट, जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारा टाइम की भी बचत होती है, हम अननेसेसरली अपने टाइम की वेस्टेज नहीं करते हैं। और कॉस्ट, मतलब यदि हम अपनी एकदम एक्चुअल रिसर्च करेंगे तो हो सकता है कि वो सक्सेस ना हो, तो इतना पैसा हमारा बर्बाद जा सकता है। यदि हम छोटे पैमाने पे कर लेते हैं, सपोज हमको लेना था सैंपल साइज 1000, तो 1000 का 10% क्या होगी हमारा 100। तो यदि हम वही काम 100 पर करके देखेंगे तो 100 में पैसा हमारा कम लगेगा, 1000 में ज्यादा लगेगा। तो यानी कि हमारा 100 में फेल हो गया तो हम 1000 पर ही टेस्ट नहीं करेंगे। तो ये हम मतलब इससे करने से क्या होता है, हमारी कॉस्टिंग पे भी प्रभाव पड़ता है, हम हमारी वेस्टेज होने से बच जाती है, हमारा टाइम भी। अब इसको करेंगे तो 1000 पे तो टाइम बहुत लगेगा, 100 पर करेंगे तो वो टाइम कम होगा। तो यानी कि हम अपनी टेस्टिंग के लिए एक छोटा सैंपल लेते हैं और उस पर कोई भी रिसर्च जब कंडक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे टाइम की भी बचत होती है और हमारी कॉस्टिंग की भी बचत होती है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, हमको एक अनुभव मिल जाता है, एक्सपीरियंस मिल जाता है करने से, कि हमको लगता है कि कोई काम हम के लिए हम अब नई नहीं है, वी गॉट एन एक्सपीरियंस, हमको अनुभव मिल जाता है। तो ये सब क्या हो गए, इसके एडवांटेजेस हो गए। और वर्किंग कंडीशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स प्रयोग कर रहे हैं वो उनकी वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, वो अच्छे से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
वर्किंग कंडीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। देखो, यदि आप पहले से किसी चीज का टेस्टिंग नहीं करते हैं तो एक्चुअल करने के समय हो सकता है कि वो इंस्ट्रूमेंट अच्छे से काम ही ना कर रहा हो, और उस समय हमको बहुत दिक्कतें आती हैं। यदि कोई भी काम हम करने जा रहे हैं, सपोज आपको बच्चों का आपको वेट लेना है, आप गए ICDS का कोई प्रोजेक्ट में आप कर रहे हैं और बच्चों का फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको हाइट वेट लेनी है, तो आप वेइंग मशीन लेकर गए, तो हो सकता है कि वो, और गए आप अपने घर से 50 किलोमीटर दूर, बहुत इंटीरियर गांव में, बड़ी मुश्किल से आपने सब ये अरेंज किया, और जब वेइंग मशीन लेके गए और पता लगा वहां वेइंग मशीन चली नहीं रही है, वो वेट ही नहीं दे रही है, वो इंडिकेट ही नहीं कर रही है, वो खराब है, तो क्या हुआ, हमारा जाना अनसक्सेस रहा, टाइम भी वेस्ट किया। तो हम अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस को भी पायलट स्टडी में हम चेक कर लेते हैं कि उसमें एक्यूरेसी है कि नहीं, रिलायबिलिटी है कि नहीं, वैलिडिटी है कि नहीं, हर चीज की फंक्शनिंग बढ़िया से हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी कि एक रिहर्सल है, एक प्रकार की रिहर्सल होती है कि जो भी हम एक्चुअल चीज करने से पहले हम करते हैं उसी को बेटा हम पायलट स्टडी कहते हैं। तो वर्किंग कंडीशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट को भी चेक कर लेते हैं। एंड एक और इसका एडवांटेज है, रिड्यूस द फियर, मतलब हमको अब डर हम कम लगेगा, हम पहले से हम कोई काम कर लेते हैं तो वी बिकम कॉन्फिडेंट, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जैसे कि आप, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, एक कहावत है कि यदि आप अभ्यास करते हो, किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हो, तो उससे आपके काम में क्या आता है, परफेक्शन आता है। तो यहाँ भी वही बात कह रहे हैं कि रिड्यूस द फियर एंड डेवलप द कॉन्फिडेंस इफ वी डूइंग पायलट स्टडी और प्री टेस्ट और स्मॉल स्केल स्टडी, पूर्व अध्ययन करना। तो कोई भी चीज का यदि हम अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं कोई भी चीज की, तो हमको जब एक्चुअल चीज करनी होती है तो उस समय कम दिक्कतें आती हैं और हम एकदम निर्भय होकर के काम करते हैं, हमारा समय भी बच जाता है, हमारा मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एडवांटेज हमको उससे मिलते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है कि हम रीजन फॉर कंडक्टिंग पायलट स्टडी। मतलब मेन इसका रीजन, ये तो इसके एडवांटेज है, और रीजन क्या है, इसको क्यों करते हैं, व्हाई वी कंडक्ट। अब देखो, एक तरह से एडवांटेज जो है वो ही इसके रीजंस भी बन जाएंगे। रीजन ऑफ कंडक्टिंग, मतलब इसकी उपयोगिता क्यों समझी गई रिसर्च में। रीजन फॉर कंडक्टिंग पायलट स्टडी मतलब हमारा रिसर्च टूल, रिसर्च टूल जैसे कि क्वेश्चनएयर, आपका इंटरव्यू या आपका शेड्यूल, चेकलिस्ट, जो भी आपके टूल्स हैं वो कितने रिलायबल हैं, उनकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए रिलायबल हैं। दूसरा, हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रॉब्लम है उसकी यूटिलिटी क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी यूटिलिटी को भी हम टेस्ट करते हैं। मतलब हमारी कोई रिसर्च ऐसी तो नहीं है जिसका कोई, उसका कोई उपयोगिता ही नहीं है, तो उसको करना बेकार है। और कितनी वो इफेक्टिव है, प्रभावशाली है, इफेक्टिवनेस, उसकी हम इफेक्टिवनेस भी हम टेस्ट करते हैं। और कोई उसमें टेक्निकल इश्यूज तो नहीं है, टेक्निकल इश्यूज तो नहीं है, कोई तकनीकी इश्यूज तो नहीं है, कमियां तो नहीं है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये सब करने से हम अपने मेन जो हमारी कंडक्ट करनी है हमको अपना शोध कार्य,
उसमें हमको कम रुकावटें आएंगी, कम प्रॉब्लम्स आएंगी, एक स्मूथ फ्लो से हमारा कार्य रन करता रहेगा। और अब जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, मेन आपकी जान डेटा कलेक्शन ही है रिसर्च की। जितनी अच्छी तरह से आपने अपना डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया है, उतना ही अच्छी तरह से आप उसका टेबुलेशन करेंगे, रिजल्ट्स आएंगे, और जिनको कि आप अच्छे से डिस्कस करेंगे अपनी रिसर्च में। तो डेटा कलेक्शन में भी हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसको भी हम इसमें अध्ययन कर लेते हैं। अपने टूल्स का, डेटा कलेक्शंस का, हमारा सैंपल्स कैसा होना चाहिए। और मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि एक कहावत है, डू नॉट टेक द रिस्क, पायलट टेस्ट फर्स्ट। मतलब हमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए। डू नॉट टेक द रिस्क, डू नॉट टेक द रिस्क, फर्स्ट पायलट स्टडी। मतलब पायलट स्टडी का नाम पायलट स्टडी का क्यों पड़ा? देखो, जब पायलट एरोप्लेन चलाते हैं तो वो कोई भी रिस्क नहीं लेते हैं एकदम। तभी अगर छोटी सी भी रिस्क हो जाएगी, 0.00001% भी, तो हमारा प्लेन क्रैश हो सकता है। तो ये बड़ी सेंसिटिव इशू है। रिसर्च भी एक बहुत ही सेंसिटिव प्रक्रिया है। एक रिसर्च करने में लाखों रुपए बेटा खर्च होते हैं, बहुत बड़ा। और आप देखिए उसकी जो बजटिंग होती है, फंडिंग एजेंसीज होती हैं, वो तभी फंड इश्यूज करती हैं यदि आपकी रिसर्च की यूटिलिटी है, कोई वो उसमें पर्पसफुलनेस है, तभी वो क्या करती है, बजटिंग करती है। चाहे JRF है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप है, फेलोशिप एक एक कितनी एजेंसीज हैं जो कि आपको स्कॉलरशिप देती हैं। आपको कंटिजेंसी का अलग मिलता है। कंटिजेंसी मतलब पेपर वर्क, या आपकी लेबोरेटरी में जो भी आप काम ले रहे हो, उन सब का आपको अलग पैसा मिलता है। तो एक बच्चे के ऊपर वो एजेंसी लाखों रुपए खर्च करती है। तो वो जब खर्च कर रही है, आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो वो प्रोजेक्ट का कुछ मीनिंगफुलनेस, एक उसकी कुछ यूटिलिटी भी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, उसकी उपयोगिता बढ़ेगी। तब उस पर हम अपना और पब्लिकेशन करेंगे, तो वो रिसर्च हमारी एक वैल्यूएबल रिसर्च होगी, जिसमें एक कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे। तो मतलब हमको पहले, यदि हम पहले से ही छोटे से लेवल पर करके देख लेंगे, तो हमको एक बड़ी वेस्टेज से होने से बच जाएंगे। हम उसमें फिर रिवीजन कर सकते हैं कि क्या करा जाए कि जो हमको प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि जो बजटिंग एजेंसीज हैं, फाइनेंसिंग एजेंसीज हैं, या UGC हुआ, चाहे CSIR हुआ, बहुत सी एजेंसीज हैं, NCERT हुआ, आपकी कुछ आपकी प्राइवेट एजेंसीज हैं जो आपको फंडिंग देती हैं। तो वो फंड्स तभी देती हैं कि आपका टॉपिक कितना रेलिवेंट है, और आप जो कर रहे हो वो कितनी अच्छी से कर रहे हो। हर समय आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट हर 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जाती है कि क्या क्या आपकी रिसर्च में स्पीड आ रही है, क्या प्रोग्रेस हो रही है। ये नहीं है कि आप तो बैठे हो हाथ पे हाथ रख के और वो फंड्स रिलीज करती जा रही हैं। तो इस तरह से रिसर्च का कार्य नहीं होता है, और यदि होता भी है तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। वो हो सकता है कि फंड्स वापस ले लें और आप एकदम फिर से ग्राउंड पर आ जाओ, मतलब आपका जो कोई भी आपका काम हाथ में आपके ना आए। तो ये सब क्या है, अब हम कैसे करते हैं, हाउ वी कैन कंडक्ट, अब ये कैसे करनी चाहिए। मेथड ऑफ कंडक्टिंग पायलट स्टडी, ये कैसे की जाती है। मेथड ऑफ कंडक्टिंग पायलट स्टडी, मतलब इसका मेथड क्या है, तरीका क्या है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चनेयर बनाते हैं। मेक अ क्वेश्चनेयर, जो भी हमारा टूल है रिसर्च का, डेटा कलेक्शन का, उसको फ्रेम करेंगे, उसमें क्वेश्चंस बनाएंगे बढ़िया से, जैसे भी हमको बनाने, यस एंड नो वाले, MCQ वाले, जिस भी तरीके के बनाने क्वेश्चनेयर बनाएंगे।
और उसको एक सैंपल पर अप्लाई करेंगे। सैंपल हमेशा कोशिश करेंगे एक्चुअल सैंपल का 10% लेंगे, सैंपल लेंगे। और सैंपल, और ये भी ये ध्यान रखेंगे कि जो सैंपल हम पायलट स्टडी के लिए ले रहे हैं उसको फाइनल स्टडी में हम इंक्लूड ना करें, क्योंकि हमारा किसी चीज पर ट्रायल हो गया है। अब यदि दोबारा से उसको हम वही कार्य करने को देंगे तो उसमें हमारी एक्यूरेसी अब उतनी नहीं आएगी। यदि आपको फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में देना है और वही सेम पेपर आप पहले से ही यदि कर लेते हो तो आपको एग्जामिनेशन फोबिया तो खत्म हो गया। तो वो एग्जाम में आपकी जो एबिलिटी है उसको हम अच्छे से चेक नहीं कर पाएंगे जो एक्चुअल हम करना चाह रहे हैं। तो उस सैंपल को, उस क्वेश्चनियर को मतलब एक हम फिर उसको यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चनियर तो कर सकते हैं, क्वेश्चनियर तो उसमें क्वेश्चंस को अच्छी तरह से उनका मीनिंगफुलनेस देखेंगे, उनकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी को चेक करते हुए उनका हम यूज करेंगे और फिर उसका रिजल्ट निकालेंगे, देखेंगे कि हाँ क्या रिजल्ट आया, किस तरह से इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पूरा हम पायलट स्टडी प्री टेस्ट करके हम क्या कर सकते हैं, अपने प्री टेस्ट को हम अच्छे से सक्सेसफुली रन अप करा सकते हैं। तो हमको ये पता लग जाएगा कि ये सही तरह से हमारा कार्य सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप अपनी रिसर्च में आप कई स्टेप आगे बढ़ गए, बहुत सारा काम आपने आगे कर लिया, लेकिन जब आपका काम काफी आगे बढ़ चुका है और फिर एकाएक आपको ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि अब तो वो कार्य हो ही नहीं सकता है। तो उसके बाद सपोज आपने 2 साल उस काम पर लगा दिया, आपने इतना समय लगा दिया, इतना पैसा लगा दिया, इतनी मेहनत लगा दी और फिर आपको लगा कि अब तो मेरा कार्य बेकार हो गया, नाउ इट इज यूजलेस, वी हैव टू चेंज इट, इट इज नो सिग्निफिकेंस। तब आपको कैसा फील होगा? और यदि ये फील से बचने के लिए ही हम पहले क्या करते हैं, प्री टेस्ट पहले से कर लेते हैं कि भैया ऐसे ऐसे बात है, तो अब आप कॉन्फिडेंट हो जाइए, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। मतलब देखा गया है कि पायलट स्टडी करने के बाद रिसर्च में प्रॉब्लम काफी मिनिमाइज हो जाती हैं कुछ हद तक और उसमें दिक्कतें कम आती हैं। अब देखो पायलट स्टडी करने में भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अब हम देखते हैं 3 प्रॉब्लम्स हैं जो पायलट स्टडी करने में आती हैं। पायलट स्टडी करने में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ पायलट स्टडी। सबसे पहले आती है इनएक्यूरेट प्रेडिक्शन। देखो इनएक्यूरेट प्रेडिक्शन को हम हिंदी में कह सकते हैं अपर्याप्त भविष्यवाणी। अपर्याप्त भविष्यवाणी, अपर्याप्त। अब जैसे कि हम कोई छोटे सैंपल को लेकर के कोई भी कार्य करते हैं तो उससे जो रिजल्ट निकलेगा तो वो उतना तो पावरफुल नहीं होगा, तो कई बार हमको जो रिजल्ट निकलते हैं वो सही नहीं निकलते हैं। तो हमको पायलट स्टडी में रिजल्ट पर नहीं जाना है, हमको केवल मेथड का अध्ययन करना है कि हमारा करने का तरीका सही होना चाहिए। तो ये दिक्कत आती है कि कई बार हमको उटपटांग रिजल्ट्स मिल जाते हैं, अपर्याप्त भविष्यवाणी हम उसके द्वारा कर देते हैं। फिर एक होता है कंटामिनेशन। कंटामिनेशन मतलब हिंदी में कहते हैं संदूषण। ये संदूषण क्या होता है? कंटामिनेशन की ये भी एक दिक्कत आती है कि कई बार इससे जो रिजल्ट्स मिलते हैं पायलट स्टडी को
उसको हम कई बार क्या करते हैं, अपने मेन स्ट्रीम में इंक्लूड कर लेते हैं, मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में उनको हम कर देते हैं, एडअप कर देते हैं, जिससे हमारे जो मेन रिजल्ट्स हैं उनको ये प्रभावित कर देते हैं, कंटामिनेट कर देते हैं। कंटामिनेशन मतलब संदूषण करना, उसको एक तरह से प्रदूषित कर देते हैं। अब भाई एक चीज पहले से टेस्टेड है, आप सोच लीजिए कोई एक ग्रुप है, अब उसमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले से ही टेस्ट दे चुके हैं और उनको क्वेश्चन पेपर पता है कि क्या आने वाला है। अक्सर करके कोचिंग में ऐसा ही होता है, कोचिंग में क्या करते हैं, सर लोग पेपर बता देते हैं कुछ बच्चों को, और फिर और दूसरे बच्चों को वही पेपर दिया तो उनको तो पता नहीं था, तो उन 2 बच्चों ने पूरे सारे बच्चों को क्या कर दिया, कंटामिनेट कर दिया, वहां का वातावरण उससे प्रदूषित हो गया। तो ये भी एक दिक्कत आती है। तो हमको उन जिन पर हम स्टडी कर चुके हैं उनको हम अलग से रखेंगे, उनको मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं करेंगे। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? और लास्ट इसकी दिक्कत है फंडिंग की, प्रॉब्लम रिलेटेड टू फंडिंग। अब पायलट स्टडी करने के लिए कोई फंड्स आपको नहीं मिलते हैं, कोई फंड्स नहीं मिलते हैं, तो फंडिंग की दिक्कत आती है। तो कई बार पायलट स्टडी फेल हो जाती है तो आपका फंड्स लगते हैं, तो इसलिए लोग इसको करने से कतराते हैं। लेकिन हमको डू नॉट टेक रिस्क, फर्स्ट डू पायलट स्टडी। पहले आप यदि पायलट स्टडी कर लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आती हैं। तो इस तरह से बेटा ये था पायलट स्टडी का। इस पर आप पूरा क्वेश्चंस लिखिए कि पायलट स्टडी क्या है, इसको कैसे करते हैं, इसे करने से क्या एडवांटेज है, क्यों करते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं और किस प्रकार से करते हैं, सब इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू करके आप अच्छे से लिखिएगा। ओके बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।